तेलंगाना के अंदर जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां के सीएम को एक खुला ऑफर दे डाला अपने साथ आने के लिए, उसे देखकर हर कोई चौंका हुआ है। कहने के लिए तो पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि मैं नॉन पॉलिटिकल बातें करूंगा यहां पर, लेकिन जिस तरीके से इस बात के बाद पूरा हंगामा मचा हुआ है उस पर आज हम बात करेंगे। तो नमस्कार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से तेलंगाना से पीएम नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया है, उसके बाद हर तरफ बवाल मचा हुआ है। मुझे लगता है कि अब ये मान लेना चाहिए कि हमारी राजनीति पूरी तरह से शर्म और हया को खो चुकी है। प्रधानमंत्री वैसे भी अपने पद की गरिमा का कोई खास ख्याल नहीं करते हैं। 24 घंटे उनके पास काम है कांग्रेस को और विपक्ष को गाली देना, कभी नेहरू पर बात करना, कभी इंदिरा पे बात करना, कभी किसी पर बात करना और कैसे भी सरकार बनाने का जुगाड़ करना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक सीधी सी बात कर रहे थे, भाई हर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से ये बात करता है, उसका हक है कि हमको हमारा फंड दीजिए। और वो कह रहे थे कि अगर हमको हमारे फंड दिए गए तो हम 10% तक देश के विकास में योगदान कर सकते हैं। अब इस पर प्रधानमंत्री को कुछ ठोस बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात क्या कर रहे हैं कि गुजरात को हमने इतना दिया, आपको उससे ज्यादा दिया। तथ्य नहीं है, फैक्ट गलत है, ये गुजरात से ज्यादा नहीं दिया गया है। और सब घुमा फिरा के कह रहे हैं कि अगर अपने राज्य का विकास करना चाहते हैं और अगर आप जो कुछ चाहते हैं उसको पूरा करना चाहते हैं तो हमारे साथ आ जाइए। ये क्या बात हुई भाई? प्रधानमंत्री क्या केवल अपनी पार्टी से जुड़े लोगों का विकास करने की बात करेंगे? और पहले भी यह हुआ है। हिमाचल सरकार ने लगातार यह आरोप लगाए हैं कि उनका जो टैक्स शेयर है वो उनको नहीं दिया गया। ममता बनर्जी जब सत्ता में थी वो भी बार बार कहती थी कि हमको टैक्स शेयर नहीं दिया गया। कई इकोनॉमिस्ट ने यह बात कही है कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनके साथ बेईमानी हो रही है। तो मौका था प्रधानमंत्री के लिए कि वहां पर फैक्ट के साथ, आंकड़े के साथ बताते कि भाई किसी के साथ बेईमानी नहीं हो रही है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय हल्की फुल्की बातें करने के लिए फेमस है, फैक्ट पर कभी बात करते नहीं है, न संसद के अंदर न संसद के बाहर। पूरे टाइम सदन से गायब रहते हैं, सिर्फ अपना जवाब देने आते हैं और जवाब में केवल चुनावी भाषण देते हैं। कभी उनके जवाब में फैक्ट डेटा नहीं होता। यह अलग बात है कि यह सब बोलने के लिए भी उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ती है। पता नहीं आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में टेलीप्रॉम्प्टर लगा था कि नहीं लगा था, मुझे नहीं पता। लेकिन जिस तरह से बात की, बेहद हल्की बात थी, इतने खुले तौर पे। ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कैसे भी दूसरी पार्टियों को तोड़ने की कोशिश होती रहती है। हम जानते हैं कि एक विधायक आया था तमिलनाडु में, फिर भी सारे फंदर लगाए गए कि किसी तरह से विजय को रोका जा सके, मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाए, वहां उनकी नहीं चली। लेकिन कल को क्या करेंगे कोई नहीं जानता, ये सब हम जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद एक प्रधानमंत्री का इस तरह से खुलेआम बात करना, खुलेआम ऑफर देना, भले वो मजाक में हो, बेहद शर्मनाक है मेरे हिसाब से। अच्छा, अभी आपने तमिलनाडु की बात की, तो जिस तरीके से विजय ने शपथ ग्रहण किया उसके बाद हर किसी ने वो नजारा देखा। लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी की आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी और विजय की एक रील थी जिसे जो है ब्लॉक कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया और उसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि अंदर से कुछ दिक्कत थी, कोई टेक्निकल एरर था। तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज तक प्रधानमंत्री की कोई रील डिलीट हुई है किसी एरर की वजह से? सारा एरर, सारी परेशानी ये सब विपक्ष को ही क्यों आती है? मतलब एक नॉर्मल सी रील थी, बाद में मैंने ट्विटर पर उसको पोस्ट किया और लगते ही 12 मिलियन या कितने मिलियन उसका व्यू आ गया, मुझे नहीं पता है। भाई दिक्कत क्या है? विपक्ष का नेता, इस देश के विपक्ष का नेता और इस देश के एक राज्य का, महत्वपूर्ण राज्य का चुना हुआ जो मुख्यमंत्री है, उनकी वीडियो है, वो मेटा पर लगती है। मेटा मतलब इंस्टाग्राम पे लगती है वो, और इंस्टाग्राम से डिलीट कर दी जाती है। और जब देश भर में शोर मचता है, ट्विटर पर चारों तरफ छा जाती है, इंस्टाग्राम पे हजारों लोग उसको पोस्ट करना शुरू कर देते हैं, तब सरकार का यह बयान आता है कि कोई टेक्निकल दिक्कत थी। मेरा सवाल तो यही है कि कभी ऐसी कोई टेक्निकल दिक्कत आई है जिससे अमित शाह साहब का कोई वीडियो या नरेंद्र मोदी जी का कोई वीडियो डिलीट हुआ हो? अगर नहीं आई है तो फिर सवाल तो बनता है। साफ लगता है कि यह बदले की भावना से किया गया था और ईर्ष्या भी है, जलन भी है कि इतने व्यू कैसे मिल रहे हैं। यह अपने आप में बहुत मजेदार बात तो नहीं है, बहुत दिल दुखाने वाली बात है। इतनी ऊंची जगहों पर बैठकर इतनी छोटी पॉलिटिक्स करना, यह बहुत घटिया बात लगती है। सर, अभी जिस तरीके से कई राज्यों के चुनाव जो हैं वो खत्म हुए हैं और उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर एक बार लोगों से देशभक्ति करने के लिए कहा है और देशभक्ति को लेकर जो जो अपीलें इस वक्त की गई हैं उस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भक्त लोग कह रहे हैं
कि जब भी मुश्किल आती है अपील की जाती है। मैं जानता हूं और मैं इस बात को मानता हूं कि जब भी देश पे मुश्किल आएगी तो प्रधानमंत्री किससे अपील करेगा? जनता से अपील करेगा। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 28 फरवरी को यह लड़ाई शुरू हुई है, आज तो शुरू हुई नहीं है। 28 फरवरी के बाद से आज हो गए 70 दिन। 70 दिन के बाद प्रधानमंत्री को याद आई है जनता की और संकट की। 70 दिन तक जब तक चुनाव चलता रहा, कहा जाता रहा सब ठीक है। सदन के अंदर राहुल गांधी ने डिमांड की थी कि इस पर बातचीत की जाए, लेकिन सदन के अंदर कोई चर्चा की ही नहीं गई। सदन के अंदर वो कहते हैं कि 70% हमारा जो तेल है वो नॉन होर्मुज इलाके से आ रहा है, यानी 70% तेल ऐसे इलाकों से आ रहा है जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं गुजरता है। अमेरिका से आ रहा है, नाइजीरिया से आ रहा है, रशिया से आ रहा है और जाने कहां कहां से आ रहा है। कहते हैं हमने डाइवर्सिफाई कर लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बंद होने से हमें कोई असर नहीं पड़ेगा, हमारा तेल ही वहां से नहीं आएगा, हम और वहां कम करते जाएंगे, बाहर से लेते जाएंगे। यही कहने का मतलब था ना। 27 मार्च और 25 मार्च को सरकार का बाकायदा बयान आता है जिसमें सरकार कहती है कि देश में तेल का कोई संकट नहीं है, हमने अल्टरनेटिव रूट्स ढूंढ लिए हैं, डाइवर्सिफाई कर लिया है। उसके बाद अमेरिका रशिया से तेल खरीदने की छूट दे देता है, ईरान से तेल खरीदने की छूट दे देता है, यानी वहां से भी टैंकर्स आए हैं। और इतना सब होने के बाद जब चुनाव खत्म होता है तो प्रधानमंत्री महोदय क्या कहते हैं? तेल और गैस मत खरीदिए। गैस की तो बात नहीं की है, गाड़ियों में कहा है कि मत चलिए, तेल और डीजल का कम खर्च कीजिए, डीजल और पेट्रोल का। सोना कम खरीदिए। रिजर्व बैंक कहता है कि हमारे पास 880 टन सोने का ज्यादातर हिस्सा घर में है, यानी इंडिया में। अब आप कह रहे हैं सोना मत खरीदिए। और खुद क्या कर रहे हैं? ये सब कहने के बाद तुरंत आप जाते हैं बड़ोदरा में 3 घंटे के बाद रोड शो करते हैं। आज की डेट में सोमनाथ में रोड शो हुआ है जिसका वीडियो खुद प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है, और उसके बाद एक और वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एयरफोर्स के जो जहाज हैं वो एयर शो कर रहे हैं सोमनाथ मंदिर के ऊपर। क्या ये जहाज पानी से चलते हैं? क्या मोदी जी, जिनके काफिले में 17, 18, 20 गाड़ियां चलती हैं, जो करोड़ों की कार में चलते हैं, जिनका एवरेज आधा या 1 लीटर होता है, क्या वो गाड़ियां पेट्रोल से चल रही हैं? तो खुद क्या कर रहे हैं मोदी जी? कह रहे हैं विदेश मत जाओ और 5 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो दूसरों को आप कह रहे हो शास्त्री जी और इंदिरा जी। अरे इंदिरा जी ने अपने खुद के गहने दिए थे पहले, फिर जनता से अपील की थी। शास्त्री जी ने पहले खुद एक टाइम खाना शुरू किया था, फिर जनता से अपील की थी। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री थे शालिनी, तो उन्होंने एक कार खरीदी और वो कार लोन पर खरीदी। उनके मरने के बाद वो लोन चुकाया गया है। सरकारी कार से एक बार उनकी पत्नी कहीं चली गई तो उन्होंने पत्नी से कहा कि सरकारी कार से आप मत चलिए, और जितना वो गई थी उतना जोड़ के सरकारी खजाने में जमा कराया। तो पहले उनके जैसा बन जाइए, पहले खुद कोई त्याग करना सीखिए। आप चलेंगे 8,500 करोड़ की जहाज से, आप चलेंगे करोड़ों की कारों से अपना एक प्रोग्राम। अरे भाई, आज अगर सोमनाथ में उन्होंने कैंसिल कर दिया होता और एक स्टेटस ट्विटर पे लिखा होता कि मेरा रोड शो था लेकिन मैं कैंसिल कर रहा हूं क्योंकि मैं भी देशवासियों के साथ पेट्रोल और डीजल बचाने जा रहा हूं, तो जनता के ऊपर असर पड़ता। जनता जब ये देखेगी कि आपकी जो फिजूल खर्ची है उसमें तो कोई रोक नहीं है, आपकी विदेश यात्राओं में कोई रोक नहीं है, आपकी गाड़ी पर कोई रोक नहीं है, आपका जो कानवाय चलता है उसमें एक गाड़ी कम नहीं की जा रही है, और जनता से कहा जा रहा है तुम कम करो, तो कोई सुनने वाला नहीं है। जनता उतना ही करती है जितना नेता करता है। अब ये पूरा आईटी सेल लग जाएगा इनको बचाने में, पूरा आईटी सेल डिफेंड करने में लग जाएगा, लेकिन इस सवाल का जवाब कोई नहीं देगा कि 70 दिन बाद अचानक संकट क्यों याद आया है। चुनाव के समय मैं कह रहा हूं रोक लगवा दी होती कि कोई भी नेता हेलीकॉप्टर से प्रचार नहीं करेगा, कोई रोड शो नहीं करेगा, इस तरह की अगर रोक लगा दी होती तब माना जाता कि वो सीरियस है। अब जब 70 दिन बीत गए हैं, हालत खराब है, चुनाव वो जीत गए हैं, तब ये सब बातें करना बिल्कुल बेकार की बात है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो सर, अभी जहां पीएम नरेंद्र मोदी पर तो बात हो ही रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी का बयान आता है। वो कहते हैं कि देश चलाना पीएम के बस की बात है ही नहीं। सही कह रहे हैं भाई, देश चलाना, चुनाव लड़ना पीएम के बस की बात है, चुनाव जीतना पीएम के बस की बात है, लेकिन देश चलाना उनके बस की बात नहीं है। जिस समय की मैं बात कर रहा हूं, सदन हमारा चल रहा था, लोकसभा राज्यसभा चल रही थी, उस समय भी राहुल गांधी ने कहा था कि जो प्रॉब्लम पश्चिमी एशिया में आया है, वेस्टर्न एशिया में जिस तरह से लड़ाई शुरू हुई है, उसका असर देश के ऊपर पड़ेगा, और इसको मजाक में उड़ा दिया गया था। हरदीप पुरी उस समय कह रहे थे कोई समस्या नहीं है। अब प्रधानमंत्री का बयान आया है तो हरदीप पुरी का भी बयान आ गया है, अब गोयल साहब का भी बयान आ गया है, अब सबका बयान एक के बाद एक आ जाएगा। लेकिन 70 दिन तक सारे के सारे लोग खामोश पड़े रहे, और संकट बड़ा है।
लड़ाई अभी रुकने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। देखो, कल की बात है कि ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया, ईरान ने ट्रंप का प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो लड़ाई रुकने की कोई उम्मीद नहीं है। लड़ाई नहीं रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, लड़ाई बढ़ेगी, संकट और बढ़ेगा, और लगता नहीं कि सरकार ने कोई तैयारी की है। तो ऐसे में अगर राहुल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश नहीं चला सकते, तो इसमें मुझे कोई खास गलत बात नहीं लगती है। तो बहरहाल आज की जो ये चर्चा थी वो आप लोगों को कैसी लगी वो हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा जो हमारे आगे आने वाले शो होंगे उसमें आप लोग किस चीज पर चर्चा चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।